वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं डार्क प्लैनेट। मूवी की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि ये समय 2157 का है, जहां इंसानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से संभाल लिया है। सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, ऐसी ऐसी दवा बन चुकी है जिसकी एक गोली से दुनिया की हर बीमारी को खत्म किया जाए। और अब जब इंसानों ने पृथ्वी को संभाल लिया है तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने का सोचा ताकि पृथ्वी जैसा एक और प्लैनेट ढूंढ पाए और वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है उसके बारे में जान पाए। तो अब हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप को लेकर ऐसे ही किसी प्लैनेट की तलाश में निकला होता है। लेकिन जैसे वो डीप स्पेस में आता है, एक एस्ट्रॉइड उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मैक्स को अपनी जान बचाने के लिए सबसे नजदीकी प्लेनेट पर लैंड करना पड़ता है। अब उस प्लेनेट पर आने के बाद मैक्स जैसे अपने स्पेसशिप से बाहर आता है, वो स्पेसशिप धमाके का शिकार होकर बर्बाद हो जाता है, जिस वजह से मैक्स का पृथ्वी से संपर्क बिल्कुल टूट जाता है। ना ही वो यहाँ से पृथ्वी जा सकता है और ना ही संपर्क करके किसी की मदद को बुला सकता है। बेचारा ये सोचकर तो एकदम परेशान हो जाता है कि मैं करूं क्या, ये तो बिल्कुल नई जगह है। लेकिन थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वो तय करता है कि उसे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि किसी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम उसको मिल जाए। उसके जरिए वो यहाँ पर पृथ्वी से मदद बुला पाएगा। साथ ही इस प्लेनेट की एक अच्छी बात ये होती है कि ये बिल्कुल पृथ्वी के वातावरण जैसा होता है, जिससे मैक्स को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहां पर जैफ नाम का एक सोल्जर आता है जो इसी प्लेनेट पर रहता है। मैक्स को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए वो ट्रांसलेट करने वाले डिवाइस को अपने काम में लगा लेता है ताकि वो उसकी भाषा को समझकर उससे बात कर पाए। जिसके बाद जैफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों को सौंप देता है ताकि वो खुद इसे संभाल ले। फिर वो लोग मैक्स के सर पर किसी तरह का हेलमेट लगाकर उसकी सारी मेमोरीज को स्क्रीन पर देखने लग जाते हैं ताकि मालूम कर पाए कि आखिर ये है कौन और कहां से आया है। अब सारे सोल्जर्स मैक्स को सिटी के कैपिटल में लेकर जाते हैं, जहां रास्ते से गुजरते हुए मैक्स को इस प्लेनेट पर रहने वाले आम लोग भी दिखाई देते हैं जो खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। आसपास का पूरा माहौल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए मैक्स की नजर एक टावर पर पड़ती है। इस टावर को लेकर यहाँ के लोगों का मानना यह है कि ये उन्हें दुश्मनों से बचाता है। लेकिन तभी अचानक से वो टावर विस्फोट हो जाता है, जिसका मलबा मैक्स और उसके साथ ही जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन पर ही गिर जाता है। इसमें कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन जिस टैंक में मैक्स मौजूद था उसमें जेम्स नाम का एक सोल्जर भी शामिल होता है। इसलिए मैक्स जैसे तैसे उस टैंक से बाहर निकलकर दूर आ जाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। तब जेम्स मैक्स को बताता है कि क्या हमारे दुश्मनों को काम है, वो हमेशा इस टावर को बर्बाद करना चाहते थे, जिसमें आज वो कामयाब भी हो गए हैं। अब पता नहीं उनका अगला कदम क्या होगा। अब ये सुनकर मैक्स भी हैरान हो जाता है कि यहाँ भी लड़ाई ये कहीं भी खत्म नहीं होती। मतलब दूसरी तरफ स्पेशल रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड, जिसका नाम नॉमेड है, वो अपने एक साथी फ्रैंक से कहता है कि मैक्स जहां भी है उसे तुरंत ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। मुझे शक है कि वो जासूस हो सकता है। इस पर फिर फ्रैंक मान जाता है और वहां से मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वहीं हम डेविड नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। वो भी अपने साथी से मैक्स के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी निकालने के लिए कहता है। इधर फ्रैंक जैसे मैक्स को नॉमेड के पास लेकर जा रहा होता है, तभी उसको सीजर अटैक आता है और इसकी वजह से उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से तुरंत भाग निकलता है और पूरी सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वहां से मैक्स एक क्लब में जाता है जहां उसकी मुलाकात राडा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि असल में जेम्स की बहन है। वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहां मैक्स उसे अपने बारे में बताता है। लेकिन तब उसकी बहस वहीं पर बैठे दूसरे आदमी से हो जाती है। वो आदमी अभी तो मैक्स को कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैक्स राडा के साथ क्लब से बाहर आता है तो वहां वो अपने गुंडों को लेकर आ जाता है, जो मैक्स को मारने के इरादे से वहां पर आए थे। लेकिन मैक्स बड़ी आराम से उन सभी को मार गिराता है, जिसकी बहादुरी देखकर राडा उसे अपने घर लेकर आ जाती है और तब वहां पर जेम्स भी आ जाता है। अब मैक्स उनसे इस प्लेनेट के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि हमें इस प्लेनेट के अलावा दूसरे किसी भी जगह की जानकारी निकालना अलाउ नहीं है, और जिस सिटी में हम रहते हैं उस अथॉरिटी चलाती है, जिसका लीडर टॉम नाम का एक आदमी है। उसी ने हम सबकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी सिटी में टावर लगाया है। लेकिन बाकी सिटी की अथॉरिटीज चाहती हैं कि सारी सिटी एक साथ होकर काम करे, लेकिन हमारी सिटी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए बाकी सिटी जितनी भी है वो हमारी दुश्मन बन चुकी है, जो हम पर हमला करती रहती है और हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। ये जानकर मैक्स हैरान हो जाता है, जिसके बाद जेम्स मैक्स को भी सोल्जर की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो भी दुश्मनों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। साथ ही राडा और मैक्स धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब कैप्टन के कहने पर मैक्स और जेम्स के साथ बाकी कुछ सोल्जर्स एक मिशन पर जाते हैं। उस मिशन के अनुसार उन्हें कुछ रेबल्स को पकड़ना होता है, जिन पर अथॉरिटी को शक है कि शायद उन्होंने टावर को विस्फोट करने में दुश्मनों का साथ दिया हो। अब मैक्स जब उन रेबल्स के पास जाता है तो उसे वो सारे बिल्कुल नॉर्मल इंसान दिखाई देते हैं, जिन्हें बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना पसंद है। तो आखिर ये लोग रेबल कैसे हो सकते हैं, ये उसके दिमाग में आ रहा होता है। लेकिन तब भी उन्हें पकड़कर अथॉरिटी के पास सौंप दिया जाता है, जहां उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारकर ये पूछा जाता है कि क्या तुमने उस टावर को उड़ाने में दुश्मन की मदद की थी। जिस पर वो सारे लोग इतनी तकलीफ सहने के बाद भी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने टावर को गिराया है। अब मैक्स जेम्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रेबल्स बुरे हैं, वो आम इंसान ही तो हैं जिन पर हम जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें अथॉरिटीज के लोगों से बचा कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मैक्स उसकी एक नहीं सुनता। और जब कैप्टन मैक्स को ऑर्डर देता है कि तुम्हें सारे रेबल्स को खत्म करना है, तो वो कैप्टन के कहने पर उन्हें उस जगह ले आ जाता है जहां उन्हें मारना था। लेकिन वहां आने के बाद वो चुपके से उन सभी रेबल्स को जंगल के रास्ते भगा भी देता है। और इस बारे में जब कैप्टन को पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो मैक्स उसे कहता है कि ये सारे रेबल्स नहीं बल्कि निर्दोष इंसान है जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता। और तब ये सुनते ही कैप्टन मैक्स को शूट कर देता है, जिस चीज को देखकर जेम्स भी घबरा जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन जबरदस्ती उसको वहां से लेकर जाता है। और कुछ समय के बाद मैक्स की आंख रेबल्स के बेस पर खुलती है, जिन्होंने मैक्स को बचाकर उसका इलाज किया होता है। वो सारे लोग मैक्स को अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं कि अथॉरिटी के सारे लोगों ने पूरे शहर के लोगों को अपने कंट्रोल में ले रखा है, और तुमने जिस टावर को देखा था वही टावर जो सिटी के लोगों को दुश्मनों से बचाता है, वो असल में हमें दुश्मनों से बचाता नहीं बल्कि ऐसी रेडिएशन छोड़ता है जिससे सारे लोग रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक बार कोई इंसान रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाए तो वो वही बात सुनेगा, कहेगा और करेगा जो अथॉरिटी उससे कहेगी करने को। वो इंसान अथॉरिटी की कठपुतली बन जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, और जब भी रेडिएशन की वेव उस इंसान के साथ से गुजरती है उसे सिर्फ
सीजर अटैक आ जाता है और इसी अटैक की वजह से अथॉरिटी को मालूम पड़ जाता है कि इन लोगों पर रेडिएशन का असर नहीं हो रहा, इसलिए वो ऐसे लोगों को रेबल बताकर उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि सारे रेबल मिलकर अथॉरिटी के खिलाफ ना हो जाए। और लगता है तुम्हारे अंदर भी वही खास बात है, तभी तुम्हारे ऊपर रेडिएशन का असर नहीं हो रहा। अब ये सुनकर मैक्स और हैरान हो जाता है और ये तय करता है कि उसे किसी भी तरह अथॉरिटी की सच्चाई लोगों तक लानी होगी। और मैक्स सभी से कहता है कि सुनो मेरी बात, हमें इस सारे टावर को उड़ा देना चाहिए ताकि सभी अथॉरिटी की कंट्रोल से बाहर हो जाए। इस पर ये सारे मान जाते हैं। तो मैक्स उनकी टीम को लीड करते हुए एक टावर के पास जाता है। जाने के बाद वो सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए सोल्जर्स भी उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कई सारे मैक्स के साथी मारे जाते हैं। लेकिन तब भी मैक्स उस टावर में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके कई साथी मारे भी जा चुके होते हैं तो उसे इस बात का बहुत दुख भी होता है। अब मैक्स वहां से जेम के पास आता है जिसे देखकर वह हैरान भी होता है और खुश भी। फिर मैक्स उसे टावर की सच्चाई बताता है, लेकिन जेम्स को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि अथॉरिटी ऐसा कर सकती है। उसे ये यकीन होता ही नहीं कि ये टावर उनकी रक्षा नहीं बल्कि उन्हें कठपुतली बनाने में मदद कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जेम्स ने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है। लेकिन इसी बीच वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जो यहाँ पर उन्हें पकड़ने के इरादे से आए थे, क्योंकि सोल्जर्स को पता चल चुका था कि मैक्स को सच्चाई पता चल चुकी है और उसकी टीम भी है अब, और उसके साथ जेम्स और राडा भी शामिल है। मैक्स और बाकी अब उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर सोल्जर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है जहां पर मैक्स के और भी साथी हैं। जाने के बाद मैक्स की मुलाकात जेफ से होती है जिसे भी रेबल होने की वजह से यहाँ बंद किया गया था। मैक्स उन सभी को बताता है कि हमें कैसे भी करके इस जेल से निकलना होगा ताकि हम सारे टावर को खत्म करके लोगों को अथॉरिटी की चंगुल से बचा पाए, जिस पर वो सारे लोग मान जाते हैं। इसके बाद नॉर्मा डेविड के पास आकर कहता है, मैंने सुना है तुम किसी मैक्स नाम के इंसान की तलाश में हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मुझे सौंप दो, मैं उसके बारे में तुम्हारे बॉस टॉम को बताना चाहता हूँ। लेकिन डेविड कहता है कि मैं मैक्स को नहीं जानता। साथ ही डेविड को भी सीजर अटैक आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि वो भी रेबल में से एक है, लेकिन सारे लोगों से उसने अपनी पहचान छुपा के रखी हुई है। दूसरी तरफ मैक्स जेफ और एक कैदी के साथ चुपके से जेल के बाहर आ जाता है और वहां से टावर को विस्फोट करने निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उन पर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं, इसलिए वो सभी जल्दी से इधर उधर छुपने लग जाते हैं ताकि सारे रोबोट से बच पाए। वहीं डेविड को जब पता चलता है कि मैक्स की बॉडी भी रेबल की तरह है जिस पर किसी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, तो वो अपने एक साथी को तुरंत आदेश देता है कि जाओ और मैक्स को कहीं से भी ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ, वो भी जीवित। पर याद रहे इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस पर वो उसकी बात मान जाता है। इधर मैक्स जेफ और उस आदमी से कहता है कि क्या हो अगर हम अथॉरिटी के सेंटर को ही उड़ा दे जहां से वो सारे टावर को कंट्रोल करते हैं, मतलब जहां से सारे टावर्स को पावर मिलती है। इससे होगा ही कि सारे टावर्स एक साथ बंद हो जाएंगे। लेकिन जेफ कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, टावर को बहुत ही अलग तरह से डिजाइन किया गया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो ऑपरेट कैसे और कहां से होते हैं। अब ये सुनकर मैक्स फिर परेशान हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या करे। जेफ आगे बताता है कि साउथ में कई लोग रहते हैं जिन पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, लेकिन उनका हमारी सिटी के लोगों से कोई लेना देना है नहीं, वो हमारी मदद भी नहीं करेंगे। एक तो तभी वहां पर एक ऑटोमेटिक टैंक आकर सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, पर मैक्स जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर टैंक में घुस जाता है और उसके ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को बंद कर देता है। अब मैक्स अकेले उस टैंक को लिए सिटी के बॉर्डर के पास आता है ताकि वहां से साउथ जाकर उन लोगों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना पाए। पर बॉर्डर पर आने के बाद सोल्जर्स मैक्स को रोक लेते हैं। उन्हीं में मैक्स को जेम्स दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे अपने टैंक में डालकर सारे बैरिकेड्स तोड़कर बॉर्डर के बाहर आ जाता है। जहां रास्ते में वो फिर से जेम्स को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सच में अथॉरिटी रेडिएशन से सभी लोगों को कंट्रोल में कर रही है। तब जाकर जेम्स को इस बात पर यकीन होता है क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस पर रेडिएशन का असर कम हो गया था, जिसकी वजह से वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है और वो भी ठान लेता है कि अब मैं अथॉरिटी को छोड़ूंगा नहीं। इस पर मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम साउथ जा रहे हैं, वहां के लोगों से मदद मांगेंगे ताकि सारे टावर्स को खत्म कर पाए, जिस पर जेम्स भी उसकी इस चीज में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लगता है इसके आगे कहानी दूसरे पार्ट में आएगी, जल्दी आएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली बेहतरीन मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान